हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम चैप्टर 14 के लेक्चर 2 पे बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस की। यानी टैक्सेस की कितनी टाइप्स होती हैं, उनकी तमाम कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आज दूसरी बात जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, कि जब गवर्नमेंट टैक्स इंप्लीमेंट करवाती है, अपने शहरी पर टैक्स लगाती है, तो कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए लाजमी तौर पे आप जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ और एंड तक देखें, ताकि तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की। ये एक हिरार्की डायग्राम आपने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा होगा, जिसमें मैं आपको बताया था कि पब्लिक फाइनेंस को दो हिस्सों में ब्रेक किया गया है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। आज के इस वीडियो के लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को बहुत तफसील से समझाने वाला हूं, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स होता क्या है। टैक्स बेसिकली एक एक पेमेंट होती है, कंपलसरी पेमेंट होती है, जो कि गवर्नमेंट को दी जाती है शहरियों की जानिब से, और गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है तमाम शहरियों पर। और जो शहरी टैक्स देता है उसको हम टैक्स पेयर कहते हैं। और ये तमाम जो टैक्स की रकम होती है गवर्नमेंट के लिए, ये रेवेन्यू बन जाता है। तो गवर्नमेंट इन तमाम टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करवा के, कलेक्ट करके अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आप जान सकते हैं कितना अहम ये एक मैटर है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। तो आगे मजीद हम जानते हैं कि टाइप्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस की हम जब भी बात करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने आएगा डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये जान लेते हैं। ये वो टैक्स होता है जो कि लोगों के ऊपर या कारोबारी लोगों पे लगता है, और वो स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल यहाँ पे ये हो गई है कि गवर्नमेंट किन सोर्सेज से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है। सबसे पहला सोर्स है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स वो सोर्स है जो कि किसी भी पर्सनल शख्स की इनकम पे वो टैक्स लगता है, वो शख्स वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है, तो वो इनकम टैक्स कैटेगरी में आ जाता है। इस तरह से फिर कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, जिसको हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी कह सकते हैं। वो क्या होता है, जितने भी कारोबारी लोग हैं, फर्म्स हैं, और जितनी भी जो इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं, उस सब के ऊपर जो उनके प्रॉफिट पे टैक्स लग रहा होता है, गवर्नमेंट उनके प्रॉफिट पे जो टैक्स लगाती है और फिर वो टैक्स कलेक्ट करती है, तो वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहलाते हैं। इसी तरह से एक होता है प्रॉपर्टी टैक्स। अब ये क्या होता है, आपका घर है, आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपकी शॉप्स हैं, ठीक? आपके कारोबार के लिए जो चीजें मौजूद हैं, तो वो तमाम की तमाम चीजें आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा कहलाती हैं, और जो भी प्रॉपर्टी आपकी होगी उस पर आप टैक्स देंगे, तो वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से आगे है वेल्थ टैक्स। अब जितने भी वेल्थ होगी, आपकी माल और दौलत होगी, उस माल और दौलत के ऊपर जो टैक्स लग रहा होगा और आप जो टैक्स पे कर रहे होंगे, वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। ये बात तो आप समझ गए कि डायरेक्ट टैक्स की तमाम कैटेगरी है। इसको मैं और समराइज कर दूं आसान लफ्जों में, वो टैक्स जो डायरेक्टली किसी भी टैक्स पेयर पे लगता है, वो टैक्स पेयर खुद उस टैक्स को पे कर रहा होता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है। अब आते हैं इसकी दूसरी टाइप पे, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, ये वो टैक्स होता है जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में शामिल होता है। यानी कि आप मार्केट से कोई चीज परचेज करते हैं या किसी की सर्विसेज लेते हैं, तो उसके अंदर वो टैक्स शामिल होता है। और जो बिजनेस पर्सन उसको बनाते हैं, तो वो कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हैं ये टैक्स, और फिर इस टैक्स को आगे गवर्नमेंट को पास ऑन कर देते हैं या पे कर देते हैं। तो इस तरह से इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आप समझ गए, कि ये टैक्स आप पे नहीं लगता, बल्कि कारोबारी शख्स पे लगता है, और कारोबारी शख्स इसका बर्डन जो है वो शिफ्ट कर देता है एंड यूजर पे, यानी कंज्यूमर के ऊपर, जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा होता है उसकी प्राइस में शामिल करके। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है सेल्स टैक्स, वो भी बहुत कॉमन है। आप कोई भी चीज मार्केट से परचेज करेंगे, कोई भी सर्विस लेंगे, उस पर एक टैक्स लगा होगा, वो टैक्स सेल्स टैक्स कहलाएगा। वो जीएसटी के फॉर्म में भी हो सकता है, वो वीएटी की फॉर्म में भी हो सकता है। इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी आप पे करते हैं, कैसा पे करते हैं, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं उसकी आप कंजम्पशन करते हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो आपको पे करनी पड़ती है, जो कि एक्साइज ड्यूटी के अंदर आती है। इसी तरह से कस्टम ड्यूटी होती है। कस्टम ड्यूटी कौन सी होती है, जब आप कोई गुड्स एंड सर्विस वो यहाँ से अपने मुल्क से एक्सपोर्ट कर रहे हो या दूसरे किसी मुल्क से अपने मुल्क में मंगवा रहे हो, तो कस्टम हुकाम उस तमाम गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी ड्यूटी चार्ज करते हैं, वो कस्टम ड्यूटी या फिर
इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इस तरह सर्विस टैक्स होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, होटल सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, इनके पे भी टैक्सेस इंप्लीमेंट होते हैं। तो ये टैक्सेस जो होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाते हैं। तो भी बस आपने समझ लिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। अब हम अगला टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट जो होती है वो किस तरह से कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए टैक्स लगाती है, तो वो कहलाता है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, जिसको आप कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के बारे में एडम स्मिथ जो बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर कुछ उसूल बताए कि गवर्नमेंट जब टैक्स लगाए शहरियों पे तो उसमें कुछ उसूल गवर्नमेंट जो है वो प्रिंसिपल देख ले। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? नंबर एक, उन्होंने कहा कि टैक्स सिस्टम फेयर होना चाहिए, टैक्स सिस्टम बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये सारी के सारी जो चीजें हैं ये उस टैक्स सिस्टम में होंगी तो वो गुड प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं क्या एडवाइस थी। सबसे पहली जो एडवाइस थी वो थी उनकी कैनन ऑफ इक्विटी, यानी कि टैक्स सिस्टम आप जो भी अप्लाई करें टैक्स पेयर पे अपने सिस्टम में, तो वो फेयरनेस हो, यानी कि टैक्स पेयर की जो एबिलिटी है उस लिहाज से उस पर टैक्स लगाया जाए। मिसाल के तौर पर कि अगर ज्यादा आपकी इनकम है तो गवर्नमेंट टैक्स आप पे ज्यादा लगा दे ताकि आसानी से आप पे कर सकें, लेकिन अगर इनकम किसी शख्स की कम है तो गवर्नमेंट उस पर कम टैक्स लगाए ताकि वो आसानी से कम आमदनी वाला भी कम टैक्स पे कर सके, टैक्स इवेजन ना हो, टैक्स की चोरी ना हो सके। अच्छा, एडम स्मिथ ने दूसरा सिस्टम बताया था, दूसरी जो एक एडवाइस की थी गवर्नमेंट को, वो था कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी, यानी कि चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो, टैक्स का सिस्टम गवर्नमेंट ऐसा बना दे जिसमें टैक्स पेयर को इस बात का पता हो कि भाई हमें कब टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है और किस तरह टैक्स पे करना है। यानी ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए टैक्स के पूरे सिस्टम में, ताकि लोग टैक्स इवेड ना करें, चोरी ना करें, बल्कि टैक्स को आसानी से पे कर सकें। तो ये दूसरा प्रिंसिपल था। जो तीसरी एडवाइस थी एडम स्मिथ की गवर्नमेंट के लिए वो था इजी टू पे, यानी कि ऐसा टैक्स सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करवाएं सोसाइटी के अंदर जो लोगों के लिए आसान हो, जो आसानी से लोग आपको गवर्नमेंट को पे कर सके। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि उसका टाइम, टैक्स जो मेथड ऑफ पेमेंट है टैक्स की, ये सब चीजें ना टैक्स पेयर के लिए आसान होनी चाहिए, कन्वीनियंट हो। इसलिए इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की, पेई की, पे एज यू अर्न। जैसे इनकम टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट किसी सैलरीड पर्सन पे, तो लोगों की सैलरी जब आए तो उस वक्त टैक्स लगाया जाए, क्योंकि लोगों के लिए आसान होगा टैक्स को पे करना, क्योंकि तनख्वाह आ रही होती है तो उसमें से टैक्स आराम से पे कर सकते हैं। लेकिन अगर वो महीने के आखिर में जब तनख्वाह खत्म हो रही होती है गवर्नमेंट तब टैक्स लगाएगी तो टैक्स पेयर के लिए मुश्किल होगा। तो लोगों के लिए कन्वीनियंट बनाए टैक्स का सिस्टम, ये एडवाइस थी एडम स्मिथ की। चौथी एडवाइस थी उनकी कैनन्स ऑफ इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो कलेक्शन करती है टैक्स की, उसकी जो कॉस्ट है कलेक्शन करने की वो बहुत कम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे 1 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट किया। अब गवर्नमेंट ने 1 अरब का टैक्स कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के लिए जो पूरी टीम, पूरी फोर्स तैयार की, उनको व्हीकल दी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई, उनके लिए नई बिल्डिंग्स बना दी, नए ऑफिस तैयार कर दिए, और इन तमाम के ऊपर जो खर्चा आ गया वो 50-60 लाख रुपए का आ गया। अब मुझे बताएं कि ये बाकी जो रेवेन्यू अर्न किया या जनरेट किया वो तो जस्ट 30-40 लाख रुपए, तो वो तो कोई हेल्दी कलेक्शन तो नहीं हुई ना। तो इसलिए गवर्नमेंट को उन्होंने एडवाइस की कि लाजमी तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ना वो कम होनी चाहिए। अगर आप 1 अरब रुपए कलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो 5-6 लाख, बहुत हो गया 10 लाख रुपए, ताकि आपका 90-95 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो सके। कि ऑनलाइन सिस्टम भी आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सिस्टम जो है बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। तो ये चार जो एडवाइसेस थी वो एडम स्मिथ की थी। इसके बाद कुछ और इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने मजीद कुछ जो टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स हैं उसको प्रपोज किया, वो भी हम जान लेते हैं वो कौन कौन से। तो सबसे पहला है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसमें कहना था इकोनॉमिस्ट का कि टैक्स सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि वो जो टैक्स जनरेट करे गवर्नमेंट के लिए वो इतना हो कि गवर्नमेंट की तो सारी एक्सपेंडिचर है और जो डेवलपमेंट नीड्स हैं इकोनॉमी की वो पूरी हो जाए। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि इफ अ कंट्री रिलाई ऑन द इनकम टैक्स, अगर कंपनी सिर्फ एक तरह के टाइप के टैक्स पे डिपेंड करने लग जाए, इनकम टैक्स पे, और बाकी कोई और सोर्स ना हो, तो रिसेशन के दौर में जब इकोनॉमी रिसेशन पे गुजर रही हो तो उस वक्त तो इनकम जनरेट कम होती है, तो इस तरह लोग कम टैक्स पे करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने जो सोर्सेज है उसको बढ़ा दे, सेल्स टैक्स को बढ़ा दे, यानी कलेक्शन को बढ़ा दे, सेल टैक्स की कलेक्शन को बढ़ा दे, कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा दे, एक्साइज टैक्स की जो रिकवरी है उसको बढ़ा दे। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास एक प्रोडक्टिव सिस्टम बन जाएगा। वो प्रोडक्टिव सिस्टम, टैक्स सिस्टम जो है ज्यादा बेहतर होगा, ना कि कोई एक सिस्टम से जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
इसके बाद दूसरा जो सिस्टम था वो था कैनन्स ऑफ सिंप्लिसिटी। इधर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि टैक्स सिस्टम बहुत इजी होना चाहिए, इतना इजी कि लोग अंडरस्टैंड कर सकें, खुद ही कैलकुलेट भी कर सकें, और वो अथॉरिटी को टैक्स पे कर सकें, और इवन अथॉरिटी को भी टैक्स का सिस्टम जो कैलकुलेशन हो आसान लगे। तो इनकम डिसाइड हो कि भाई इतनी इनकम है, आपने इतना अमाउंट जो है वो देना है, इतनी आपकी एग्जेम्पशंस होंगी, इतनी डिडक्शंस होंगी। तो टैक्स पेयर कंफ्यूज नहीं होगा, इजली वो चीजें टैक्स को पे कर देगा। टेनेंट ऑफ डाइवर्सिटी, इसमें कहा कि गवर्नमेंट जो है किसी एक सिंगल सोर्स के ऊपर जो है टैक्स रेवेन्यू पे बेस ना करे, क्योंकि समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स सिंगल टैक्स रेवेन्यू की जो बेस है वो अचीव ना कर सके टारगेट को। तो इन्होंने एडवाइस की कि आप, यानी गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ या मल्टीपल सोर्स के जरिए से टैक्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर। जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल दी आपको, सेम इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल है कि इनकम टैक्स के जरिए से आप जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। अगर इनकम कम हो जाती है रिसेशन में, तो फिर आप टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि सेल टैक्स भी कलेक्ट करें, कॉर्पोरेट टैक्स भी कलेक्ट करें, एक्साइज ड्यूटी भी कलेक्ट करें, कस्टम ड्यूटी भी कलेक्ट करें। इस तरह से जो मल्टीपल टास्क ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास टैक्स को जनरेट करने के, वो तमाम सिस्टम को जनरेट करके टैक्स को कलेक्ट कर। नंबर 8 पॉइंट है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इन्होंने कहा कि टैक्स सिस्टम इतना एडजस्टेबल होना चाहिए, कि इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर वो कंडीशंस के लिहाज से आपको तब्दीली करनी पड़े, यानी कि गवर्नमेंट को तब्दीली करनी पड़े टैक्स सिस्टम में इकोनॉमिक कंडीशन के लिहाज से, तो उसको चेंज कर सके। टैक्स का सिस्टम रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, यकीनन आपको समझ में आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।